गुड आफ्टरनून बच्चों, टीचर प्लस में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं। उसके प्रीवियस वीडियो में हमने अपने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। 5वां क्वेश्चन आज हमें करना है। टोटल 7 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पर 5वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग करते हैं बच्चों। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले बच्चों समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो 6 की पावर n है, जहां पर n प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब कि हम n की जगह 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, सो ऑन, 10 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, 1000 ले सकते हैं। तो कह रहा है कि जो 6 की पावर n है वो क्या कभी शून्य पर समाप्त होगा अगर हम n की जगह प्राकृतिक संख्याएं रखते हैं। तो अगर हम लोग बच्चों n की जगह प्राकृतिक संख्या रखते हैं, जैसे सपोज हमने 1 रख दिया तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। n की जगह 2 रख देंगे तो 36 आ जाएगा। तो देखिए इकाई के स्थान में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अगर हम 3 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। अगर हम 4 रख देंगे तो इधर कुछ भी आए लेकिन इकाई के स्थान में कितना आएगा बच्चों, 6 आएगा। इसका मतलब अगर हम n की जगह प्राकृतिक संख्याएं रखते हैं तो 6 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अब इस बात को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हम सारी प्राकृतिक संख्याओं को रख के तो चेक नहीं कर सकते, ये हमारे लिए संभव नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बच्चों करने का क्या तरीका होता है उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बच्चों इस तरह क्वेश्चंस करने का ये तरीका होता है कि हम मान लेंगे कि 6 की पावर n शून्य पर समाप्त होता है। अब अगर शून्य पर समाप्त होता है तो ये 5 से कटना चाहिए, मतलब 5 इसका क्या होना चाहिए, भाजक होना चाहिए 5 को। तो हम लोग इसको मान लेंगे, माना 6 की पावर n शून्य पर समाप्त होता है, समाप्त होता है। अतः 6 की पावर n को 5 से विभाज्य होना चाहिए। अब इसका बच्चों क्या करते हैं, हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 6 की पावर n का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 3 की पावर कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है, और हमने बच्चों क्या पढ़ा था अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में कि किसी भाज्य संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो अद्वितीय होता है। अब इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसका मतलब ये 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि कोई संख्या किसी संख्या से इसलिए कट जाती है क्योंकि वो उसके गुणनखंड में होती है। जैसे सपोज हम बात करते हैं 13 की, तो 13 सिर्फ 13 से ही क्यों कटता है और 1 से ही क्यों कटता है, क्योंकि 13 के अभाज्य गुणनखंड में, 13 के बच्चों अभाज्य गुणनखंड में और कोई संख्या होती ही नहीं है, सिर्फ 13 ही होता है और 1 ही होता है। जैसे 6 की अगर बात करते हैं बच्चों तो 6, 2 और 3 इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 और 3 होता है, इसलिए ये 2 से भी कट जाती है और 3 भी से कट जाती है। ये कभी 5 से नहीं कटेगी, क्यों, क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 होता ही नहीं है। तो कोई संख्या किसी संख्या से इसलिए कटती है क्योंकि वो उसके अभाज्य गुणनखंड में होती है। कभी 13 2 से नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि 13 के अभाज्य गुणनखंड में बच्चों 2 नहीं होता। अब जो हमने 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड किया है उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 है ही नहीं, और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि ये अद्वितीय है। मतलब 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड में, इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता। अतः 6 की पावर n 5 से विभाज्य नहीं होगी, विभाज्य नहीं होगी। अब अगर 6 की पावर बच्चों n 5 से विभाज्य नहीं होगी, इसका मतलब वो शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो हम इस चीज को लिख सकते हैं, इसलिए 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, नहीं होगी।
ठीक बच्चों, 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि ये शून्य पर अगर समाप्त होती तो 5 से विभाज्य होती, तो हमारी परिकल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 और इंटू 13 प्लस 13, और ये नंबर जो पूरा नंबर, ये नंबर क्या है, भाज्य संख्या है। और क्यों है, तो हमको बच्चों पता है कि कोई संख्या अगर भाज्य है तो उसके 2 से अधिक भाजक होने चाहिए। तो हम पहले चेक करते हैं क्या इनके 2 से अधिक भाजक हैं। सबसे पहले हम इस संख्या को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो संख्या हमारे पास कितनी है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब देखिए इसमें और इसमें यहाँ बीच में प्लस लगा है, तो 13 क्या है, कॉमन है, 13 कॉमन ले लिया, तो 7 इंटू 11 यहाँ बचा, और यहाँ पे कितना बचा बच्चों, 1 बचा। अब 13 और 11 इंटू 7 कितना होगा, 77 प्लस 1। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 78। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, कितना आ जाएगा, 13 8 कितना होता है, 104, हासिल कितना है 10, और 13 7 91, और 91 10 कितना हो जाएगा, 101। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 1014। अब देखिए ये नंबर देखिए बच्चों 1 से तो कटेगा और स्वयं से भी कट रहा है, लेकिन ये 13 से भी कटेगा। क्यों, क्योंकि इसका भाजक है 13, तो ये 13 से भी कटेगा और ये 78 से भी कटेगा। तो इसके बच्चों 2 से अधिक भाजक हो गए ना, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। इसी तरह हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5। अब इन दोनों में बच्चों देखिए 5 क्या है, कॉमन है, तो दोनों से क्या ले लेते हैं, 5 को कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, अब ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, तो 7 छंग कितना होता है, 42 इंटू 4 3 12 दूनी 24 प्लस 1। ठीक, अब बच्चों इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, करके इधर देख लेते हैं, 42 का और कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 से, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, कितना आ जाएगा 4 6 4 10, कैरी कितना है 1, 8 1 9 और 1 10, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1008 प्लस 1, कितना हो गया, 1 इसमें ऐड होगा ना 9, 5 के बच्चों इसमें कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 5 9 45, कैरी कितना है 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 0 और यहाँ 5। अब देखिए ये जो संख्या आई है बच्चों, ये 1 से तो कटेगी, क्योंकि दुनिया की हर संख्याएं 1 से कटती हैं, और ये खुद से भी कटेगी, लेकिन इसका भाजक एक कौन है, 5, 5 से भी कट गई, और ये इस संख्या से भी कटेगी। अब देखिए बच्चों इसके 2 से अधिक भाजक हो गए, इसका मतलब ये वाली संख्या भी क्या है, भाज्य है। यही हमको प्रूव करना था कि ये दोनों संख्याएं भाज्य हैं, और हम इस चीज को लिख देंगे क्योंकि इस संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं और इस संख्या के भी 2 से अधिक भाजक हैं, अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों हमसे क्या कहता है, कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने मिनट लगते हैं बच्चों, 18, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब बच्चों मान लेते हैं ये प्रारंभिक स्थान है, यहां से दोनों प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो सोनिया भी यहीं से प्रारंभ करती है और रवि भी यहीं से प्रारंभ करते हैं। ठीक बच्चों, तो सोनिया को कितने 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः मिलेंगे। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, 18 का और 12 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो 18 का एलसीएम लेंगे और कितने के ले लेते हैं, 12 का एलसीएम ले लेते हैं।
12 कैल्शियम ले लेते हैं। अब 18 कैल्शियम बच्चों कितना आएगा, 2 × 3 स्क्वायर, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब 12 कैल्शियम कितना आएगा बच्चों, 12 कैल्शियम आएगा 2 × 2 मतलब 2 स्क्वायर इंटू का 3, 2 स्क्वायर इंटू 3। अब एलसीएम लेने में बच्चों हमने क्या बताया था आपको कि दोनों अभाज्य गुणनखंडों में आपको पहले कॉमन ढूंढना है। तो एक कॉमन ये मिला हमको और एक कॉमन ये मिल गया, तो हमने कॉमन ढूंढा। फिर कॉमन में ये देखते हैं हाईएस्ट पावर किसकी है, इसकी हाईएस्ट पावर लिख लिया इनटू, इन दोनों में हाईएस्ट पावर किसकी है, 3 स्क्वायर की। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 × 9 36 मिनट। इसका मतलब बच्चों 36 मिनट बाद रवि और सोनिया यहां पर जहां से चले तो वहां मिल जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को अगर फील करना है तो हम इसको आप थोड़ा फील कर सकते हैं कि देखिए सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में, इसका मतलब 36 मिनट में सोनिया 2 चक्कर लगाएगी, तब तक रवि 3 चक्कर लगा के सोनिया के पास आ जाएगा। जैसे ही सोनिया 2 चक्कर कंप्लीट करेगी, रवि अपना 3 चक्कर उसी समय कंप्लीट करेगा और उसी स्थान पर मिल जाएगा। तो बच्चों ये पूरा हुआ हमारे पास प्रश्नावली 1.1 का पूरा सॉल्यूशन। हम लोग 1.2 का सॉल्यूशंस करेंगे, लेकिन उससे पहले उसका इंट्रो पार्ट आएगा। थैंक यू, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।